तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पूरा पढ़ चुके थे, इजंट इट? चलिए, तो आज हमको क्या स्टार्ट करना था? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, काम वही होगा, बस इन्वेस्टिगेटर खुद काम नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। तो सर ये थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर इज एक्चुअली द फर्स्ट पार्टी जिससे डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं चिल्ड्रन। ही इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्पोंडेंट। ही इज द सेकेंड पार्टी। और जो मिडिल मैन होगा, जो इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड लेगा फर्स्ट पार्टी से चिल्ड्रन और पास कर देगा टू द, और फिर सेकंड पार्टी से वो इंफॉर्मेशन लेकर किसको दे देगा? फर्स्ट पार्टी को। खोपड़े में बात गई। तो ये काम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में होगा। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? चलिए, अब सर ये इस्तेमाल कहां पे होता है? जहां पे आपको ऐसा डेटा कलेक्ट करना हो जहां पे थोड़ी सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। व्हाट? सीक्रेट इंफॉर्मेशन। जो रिस्पोंडेंट थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, हेजिटेट कर रहा है डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर को बताने के लिए, तो वो मिडिलमैन को बता देगा बट इन्वेस्टिगेटर को नहीं बताएगा। तो मान लीजिए कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूं, आई एम एन इन्वेस्टिगेटर, और एक स्टूडेंट को मैंने पकड़ लिया और मैंने पूछा कि सो कॉल्ड देख के आओ कि कॉलेज में कितने लड़के ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर डोंट बी जेंडर बायस, जमाना बहुत आगे चला गया है। मैंने कहा अच्छा देख के आओ कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्मोक करते हैं। अब भाई इन्वेस्टिगेटर को तो कोई बताएगा नहीं, कहीं इन्वेस्टिगेटर अपनी रिपोर्ट में नाम ना छाप दे और पेरेंट्स को अगर बता दे तो पेरेंट्स स्मोक करके उनको उड़ा देंगे। बट स्टूडेंट एक बिचौलिया है जो सो कॉल्ड खबर लेकर आ जाएगा। अभी भी नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो इन दैट केस ये इंफॉर्मेशन किसी स्टूडेंट से निकलवा सकते हैं, बट डायरेक्ट आप अगर पूछने जाएंगे तो कोई आपको नहीं बताएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस सबको समझ में आ गया? ऐसी इंफॉर्मेशन जो थोड़ी सी सीक्रेटिव है, जो सीधे मिडिल मैन को तो पता लग सकती है बट इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं लग सकती, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गया? चलिए, तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए। इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस द थर्ड पार्टी हु आर इन पोजीशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। जैसे पुलिस के कुछ खुफिया लोग होते हैं, भेदी लोग होते हैं, समझ में आ गया? वो टिप देते हैं पुलिस को, भैया ऐसा और आके पकड़ लीजिए, तो वहां पे क्या काम चल रहा है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ गया? तो इसके कुछ फीचर्स मार्क कर लें बच्चों। पुट द हेडिंग एंड मार्क द फीचर्स। फर्स्ट फीचर, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। Investigator prepares a small list of questions, और यहां पे ये जो आपका रिस्पोंडेंट होता है ना बच्चों, इसको आप रिस्पोंडेंट नहीं बोलते, आप इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विटनेस। क्या बोलते हैं? विटनेस। एंड मेनी अ टाइम्स जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं, हम नहीं चाहते कि सो कॉल्ड लोगों के सामने ये भेद खुले, तो वहां पे ये मेथड यूज होता है। समझ गए सब लोग? झटपट इसको लिख लें। चलिए, अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाएं डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में चिल्ड्रन, तो पहला डिफरेंस यही है, वहां पे मिडिलमैन नहीं था, यहाँ मिडिलमैन है। वहां पे रिस्पोंडेंट बोलते थे, यहाँ पे विटनेस बोलेंगे। इज दैट क्लियर? और वो मेथड यूज होता है विच कैन बी ओपनली रिपोर्टेड, ये मेथड यूज होता है व्हेन देयर इज सम सीक्रेट डेटा टू बी कलेक्टेड। तीन डिफरेंसेस समझ में आ गए सबको? कॉपी कर लिए सबने सारे पॉइंट्स? एवरीबडी? चलिए, सो ये बात क्लियर हो गई। इफ यू वांट टू कंडक्ट अ स्टडी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज में स्मोक करते हैं, इसके लिए पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्या सब लोग अपनी पोल खोलेंगे? नो बिल्कुल सर। भी नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? तो उनके फ्रेंड से पूछ सकते हैं, ये भी ना बताएंगे। नेबर से पूछ सकते हैं, इनको तो पता ही नहीं होगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? यस सर। चलते हैं आगे। ये मेथड सूटेबल कब होगा चिल्ड्रन? जब यहां पे सो कॉल्ड हमारे जो इंफॉर्मेंट्स होंगे, दे आर ignorant. I repeat, they are ignorant. When the area is very large, when secret or sensitive information is to be gathered, और जहां पे इन्वेस्टिगेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो या एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो वहां पे आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं।
और मैंने पहले ही बोला था बच्चों, सुटेबिलिटी के काफी पॉइंट्स आपको मेरिट्स में भी काम आ जाएंगे। तो जो सेकंड पॉइंट है ये फर्स्ट मेरिट भी बन गया, वाइड कवरेज व्हेन द एरिया इज वेरी लार्ज। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो जब हर मेथड को आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि सब में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है। कॉपी कर लीजिए सुटेबिलिटी वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। लेट्स गेट डाउन विद द मेरिट चिल्ड्रन। वाइड कवरेज समझ में आ गया? अब क्वेश्चन राइजेस कि सर जब इतना वाइड कवरेज है और ढेर सारे लोग हमको चाहिए तो ये इकोनॉमिकल कैसे हो सकता है? बिकॉज हमने ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जिनको हमको कॉस्ट प्रैक्टिकली पे करनी ही नहीं है। शादी ब्याह की बातें आप जानते होंगे, लोग जब शादी ब्याह के लिए इंक्वायरी करते हैं कि भाई लड़के घर वाले कैसे हैं, सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोहल्ले में आके पूछते हैं, उसके जॉब प्लेस पे चले जाएंगे, रिश्तेदारों से इंक्वायरी करवाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन सा डेटा कलेक्ट हो रहा है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ गया? तो ये इकोनॉमिकल इसलिए है कि आपको नहीं जाना, आप ढेर सारे लोगों को लगाएंगे, और जिन लोगों को आप लगा भी रहे हैं मिडलमैन को, वो कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई एजेंसी नहीं होती, आई रिपीट चिल्ड्रन, कोई एजेंसी नहीं होती, इनफॉर्मल लोग ही होते हैं जो आपको डेटा ला कर दे देंगे। इज दैट अंडरस्टूड? और जो भी किसी की चुगली करेगा बच्चों, क्या वो गलत बोलेगा? वो एकदम सही। ऐसा डेटा तो लोगों को बताने में बड़ा मजा आता है। इज दैट अंडरस्टूड? और एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप सो इसमें इकोनॉमिकल वाला पॉइंट छोड़ के सारी चीजें ऑलरेडी मेरिट्स में कवर, सॉरी सूटेबिलिटी में कवर हो चुकी थी। डी मेरिट चिल्ड्रन, क्या आपको इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिलेगी? इनडायरेक्टली। अब जब बच्चों इनडायरेक्टली मिली तो 1% या थोड़ा सा चांस हो सकता है कि वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट ना हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब पता लगा मोहल्ले में एक लड़का था 10 साल का, वो पान की दुकान पे चला गया पान का पत्ता लेने, उसके घर में शाम को लेटर से पूजा पाठ का कार्यक्रम था, और मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं, पनेड़िए पनेड़िए पान खाता है। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? समझ में आ गया? हो सकता है जो विटनेस जो आपको आंसर दे रहे हो वो सही आंसर ना दें, तो दीज 2 पॉइंट्स हैपन टू बी इंटरलिंक्ड। अगर इंफॉर्मेंट इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, क्या आपको सही डेटा मिलेगा? नो। आपको जो डेटा मिल रहा है वो हो सकता है यूनिफॉर्मली सेम ना हो। तो आपने जब ये एनालिसिस किया, पता लगा 15% बच्चे, आई रिपीट 15% बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में जो MD MS की डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं वो स्मोक करते हैं। डॉक्टर स्मोक करता है, डॉक्टर को लग रहा होगा कि मैं ऐसे तो मूवी में आ नहीं पा रहा हूं, ठीक है, कम से कम मुकेश ही बन जाऊंगा, जबड़ा बड़ा फट जाए कैंसर हो जाएगा तो शायद मूवी में सबसे पहले दिखाया जाऊंगा मैं। नहीं समझे? तो आपने ये मान लिया कि जितने डॉक्टर इस दुनिया में बने वो सारे सारे स्मोक करते हैं। क्या जोरी है चलन? बिल्कुल जोरी नहीं है। समझ में आ गया? एक हमारे फैमिली डॉक्टर थे, अब वो इलाहाबाद में नहीं है, नहीं मैं दुनिया में तो है, इलाहाबाद में नहीं है। मेरे ताऊ जी के बड़े अच्छे फ्रेंड थे, और ताऊ जी ने BSc ऑप्ट कर लिया क्योंकि फैमिली प्रेशर था बिजनेस का, और उनके फैमिली में उनका प्रेशर था डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर बन गए, बड़े अच्छे डॉक्टर थे। और जब भी पापा मेरे को उनके पास ले जाते थे तो पहले पूरा हिसाब किताब हाल चाल वगैरह वगैरह, पैसे कभी लेते ही नहीं थे, तो जानबूझ के उनको पैसे देने पड़ते थे, तब जाके वो पैसे लेते थे, दवाई के पैसे लेते थे, इलाज का पैसा तो आज तक कभी लिया ही नहीं। और इलाहाबाद के नॉन डॉक्टर थे, अब वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं उनका नाम तो आपको नहीं बताऊंगा। खैर, समझ में आ कि किसी पोल खोलना अच्छी बात नहीं है, इनडायरेक्ट और रिकॉर्डेड क्लास है बेसिकली। और जब क्लिनिक से उठने लगे तो मेरे को एक टॉफी देते थे, रैवल गॉन की 25 पैसे की, वो कंफर्ट वाली, और पापा पान खिलाते थे, और खुद भी पान खाते थे, और भी तंबाकू वाला पान खाते थे। तो पहले तो मैं चीजों को इग्नोर करता था, फिर जब 8वीं 9वीं में आए थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई, तो मैंने, पापा डॉक्टर हैं और खुद ही कहते हैं टोबैको इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, और ये खुद ही पान भी खाते हैं, और इलाहाबाद और वाराणसी के लोग तो भीगी सुपारी खाते हैं और नुकसान करती है। समझ में आ गया? तो पापा कह रहे हैं हाँ ये पान तो खाते हैं, हम क्या कर सकते हैं भाई, डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि ताऊ जी के दोस्त है तो पापा थोड़ा पूछ लेंगे कि आप डॉक्टर हैं, आप पान खा रहे हैं। तो एक बार मैंने पूछ ही लिया बदतमीजी करके, मैंने कहा अंकल ये बताइए, बुरा मत मानिए, आप डॉक्टर हैं, और डॉक्टर लोग खुद ही कहते हैं टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कह रहे, कहते हैं ना, जो पान का पत्ता होता है दैट इज वेरी गुड, और जो मैं पान खाता हूं उसके अंदर कत्था चूना और सुपारी होता है, बट मैं टोबैको का इंटेक बड़ा स्मॉल लेता हूं, मैं ज्यादा इंटेक टोबैको का नहीं लेता। और पान नुकसान किसको करता है? जो ज्यादा मुंह वो बैल की तरह सांड घुमाते रहते हैं ना, वो नुकसान करता है। और जो लोग पान खा के इनहेल कर लेते हैं वो कभी कभी नुकसान कर जाएगा अगर टोबैको होगा तो। खोपड़े में बात गई। बट खैर मेरा कोई विचार नहीं आया पान खाने का, क्योंकि मेरे को बड़ा वेस्टफुल एफर्ट लगता है, पहले खाओ
फिर थूको, फिर 15 मिनट लगता है मुंह साफ करने में। उसके लिए आपको सो कॉल्ड कितना कुल्ला करना पड़ता है, समझ में आ गया? ऐसे तो एक बार रात में ब्रश किया काम चल गया, एक बार सवेरे तो होता ही है। मतलब पान जिस दिन खा ले कोई आदमी 2 दिन, बट शादी ब्याह में जाता हूं मैं पान खा लेता हूँ, मीठा पान। क्यों? 1100 दिया वसूलेंगे कैसे? वो तिला खाना कचौड़ी तो उतनी खा नहीं पाएंगे, और चाउमीन सस्ता आइटम है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मेरे पंडित जी हैं, वो भी बहुत पान खाते हैं, बहुत पान खाते हैं, जिन्होंने मेरी शादी कराई। तो मैंने उनसे पूछा, पंडित जी आप इतना पान क्यों खाते हैं, नुकसान करेगा? कह रहे पान का पत्ता इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। अब ये 2 लोग बोल दिए वेरी गुड फॉर डाइजेशन, तो एक बार मेरे को स्टमक इन्फेक्शन हो गया, और मैं गया डॉक्टर के पास। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर है, नाम अगेन उनका नहीं बताऊंगा। तो मेरे से पूछे, बेटा पान खाते हो? मैंने क्या बोलने डॉक्टर साहब, टीचर आदमी पान खाऊंगा, बच्चे क्या सोचेंगे, क्या इंप्रेशन रहेगा? ओ ठीक हो, बच्चे क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे मैं पान और नहीं खाता हूँ? तो कह रहे नहीं, सिर्फ पान का पत्ता खा लो तो ये जो इन्फेक्शन है दवाई से तो जाएगा ही जाएगा, बट पान इसका परमानेंट इलाज है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने 15-20 दिन ट्राई किया, बिना तंबाकू वाला, सिर्फ पान का पत्ता चबाना च्युइंगम की तरह। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो इन्फेक्शन निकल गया, और पिछले 4 साल से ऐसा इन्फेक्शन फिर से आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे को डॉक्टर अंकल की बात एकदम ठीक लगी। इज दैट क्लियर? बट ये ना हो कि कल से आप लोग पान खाने लग जाएं और मम्मी कहें कि ब्रेड के अंदर एक पान लगा के देना, सर ने बोला है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी समझ में आई कि नहीं आई? खोपड़े में बात गई। चलिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लिख लिया? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। ये क्वेश्चन वैसे आज तक मेरे से किसी ने पूछा नहीं था कि सर किसी ने आपके लिए डेटा कलेक्ट किया तो उसके लिए प्राइमरी, आपके लिए सेकेंडरी। नो, जब हम उस डेटा को किसी से ले रहे हैं जो किसी और ने कलेक्ट किया था, तो हम ही ने किसी से कलेक्ट करवाया। जैसे अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव सुनने में एक जैसे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एम्परर एंड किंग, राजा और महाराजा, देयर इज अ डिफरेंस। बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, देयर इज अ difference. Teacher and mentor, there is a difference. Teacher and खड़ूस teacher, there is a difference. Teacher and पचड़ करने वाला teacher, there is a difference. जब तक मैसेज नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, क्यों नहीं आते क्लास में, why absent जाता रहेगा। इज दैट क्लियर? बटन नहीं दबाना, ऑटो टाइप रहता है सब कुछ। चलिए भाई, व्हाट आर द डीमेरिट्स? आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इनडायरेक्टली मिल रही है, तो हो सकता है सामने वाले के मुंह पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई, आप अगर डायरेक्ट होते तो शायद थोड़ा सा और बेटर हो जाता। सर पुअर भी तो हो सकता था, प्रभु डीमेरिट पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे जो लेके आया वो पुअर इंफॉर्मेशन लेके आया, खुद जाते तो बेटर। मौसी जी घर में आई, इज दैट क्लियर? बड़े भैया से पूछ रही थी बताओ कैसी लड़की चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। बड़े भैया ने सारी क्वालिटीज बता दी। आपके बड़े भैया, सगे भैया मतलब, और मौसी जी के बड़े लड़के लगभग एक एज ग्रुप के थे, तो उनको ढूंढनी थी अपनी बहू, और मम्मी के सामने नौटंकी कर रही थी। इज दैट क्लियर? डेटा कुड लैक व्हाट चिल्ड्रन? एक्यूरेसी। जो विटनेस होगा, रिस्पोंडेंट का दूसरा नाम, वो जो भी जवाब देगा हो सकता है वो जवाब बच्चों बायस्ड हो जाए, मतलब बास मार रहा है, नो वन साइडेड। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? सामने वाला जवाब देने में इंटरेस्टेड ही नहीं कह रहा है, चलो बड़ा यहां से, हमको नहीं बताना कुछ भी। लैक ऑफ इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट लैक करेगा क्या वो जवाब सही मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ। अब आपके पापा आपसे 100 बार पूछ रहे हैं बेटा 12वीं के बाद क्या करोगे, हम सोच रहे पहले शादी वादी निपटा दे जरा, बाकी काम उसके बाद देखा जाएगा। पापा कह रहे नालायक हो क्या एकदम से, पहले दलितर पढ़ तो लो, डबल डबल ट्यूशन फीस मेरे को ग्रेजुएशन भरनी पड़ेगी, तुम्हारी भी और बहू की भी। इज दैट क्लियर? तो बच्चा बता ही नहीं रहा है, बता ही नहीं रहा है, बट पापा ने उसके हाव भाव से देखा, जब खाली बैठा रहता है नालायक ड्राइंग बनाता रहता है, जब देखो मम्मी को सजेस्ट करता है सूट में ये डिजाइन अच्छा लगेगा, वो डिजाइन अच्छा लगेगा, अपने दोस्तों को हेयर स्टाइल के ऊपर बकवास भोंकता रहता है। पापा समझ गए इसका ड्राइंग एंड डिजाइनिंग में कुछ इंटरेस्ट है, तो उसको सो कॉल्ड एनआईएफटी की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, या लग रहा है कि बड़ा नेता बन रहा है, या मोहल्ले में सो कॉल्ड लोगों की काफी सुनता भी है, समस्याओं का समाधान भी निकालता है, लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर। समझ में आ गया? तो भैया तुम सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकते हो। हर चीज पे बहस करेगा, हर चीज पे। खाना अच्छा बन गया तो क्यों अच्छा बन गया, खराब बन गया तो क्यों खराब बन गया। समझ में आ गया? तो भाई वकालत के इसके अंदर गुण नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि मेरे को बोलना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब भोंकना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा टीचर बन जाते हैं सही रहेगा, तो आई ट्रीटेड माई पैशन इनटू माई प्रोफेशन। तो ये है इंटरेस्ट की बात। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? लैक ऑफ, अलग अलग टाइप के लोग आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देंगे,
तो 15% डॉक्टर स्मोक करते थे जब वो MSMD की PG की पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या आप समझ जाएंगे सारे डॉक्टर ने छेड़ी है? ये जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, प्रिकॉशन क्या क्या लेना है? आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जब आपका सो कॉल्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत लार्ज है तो ये मेथड थोड़ा अवॉइड करिए। एक तरफ कह रहे थे सर इकोनॉमिकल, एक तरफ कह रहे हैं अवॉइड करिए। हाँ, अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो यू शुड अवॉइड दिस। समझ में आ गया? जिन लोगों को आपने सेलेक्ट किया चिल्ड्रन, उनके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। पुलिस वाले से जाके सो कॉल्ड किसी ने बोला हम बताते हैं आपको कहाँ कहाँ ये इंटॉक्सिकेंट्स बिक रहे हैं, पान वाले के पास चले गए, ए वो पुलिस वाला बोल रहा तुम बेचते हो क्या सामान ये, तो क्या वो सच उगलेगा? बिल्कुल नहीं उगलेगा। समझ में आ गया? जैसे स्कूल में बच्चे लड़ रहे हैं, अब मान लिए क्लास में फर्नीचर टूट गया, स्मार्ट बोर्ड टूट गया, अब टीचर से सो कॉल्ड बच्चे डरते भी हैं, यही सूद देंगे कायदे से चप्पल उतार के। कुछ टीचर तो बिना फीते वाला जूता पहनते हैं, उनसे और खतरा है, ऐसे तो फीता खोलने में टाइम लगे, भाग जाएंगे उतनी देर में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसीलिए लेडीज टीचर से लोग ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उनके सैंडल में तो चप्पल पे कहीं फीता होता ही नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे उगलेंगे किसने तोड़ा है? पता लगा कोई नेता बना क्लास में, और बेटा तुमको लंच ब्रेक में निपटाते हैं, आज बकरीद करते हैं तुम्हारी लंच ब्रेक में हम लोग, तो वो चुप्पे से जाके टीचर को बता देगा। या मान लो उसको जाते हुए टीचर के पास किसी ने देख लिया तो ये पकड़ ले, यही पोका है जाके, तो टीचर कहेगा मैडम मैं आपको ईमेल कर दूंगा। इज दैट क्लियर और नॉट? या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैं डिलीट कॉल और कर दूंगा। तो ये भी किस तरह का इंफॉर्मेशन हो गया, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इन्वेस्टिगेटर को डिसबिलीव नहीं करना है, ना ही कंप्लीटली बिलीव करना है। जो इंफॉर्मेशन आई है वो पूरी तरह से सही है। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट, एफर्ट्स शुड बी मेंटेन टू जनरेट एक्यूरेसी। चल रहे हैं, पांचवा पॉइंट पढ़ लीजिए, कोई बहुत अच्छा है नहीं। ये आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं चिल्ड्रन, वो ऑब्जेक्टिवली बातें पूछे, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सप्लेन करने लग गए ना तो खुद ही पोल खुल जाएगी उनकी। इज दैट अंडरस्टूड? तो शादी ब्याह का कार्यक्रम, डेटा वगैरह जो कलेक्ट किया जाता है चुप्पे चुप्पे, चोरी चोरी, चुपके चुपके, वो ऐसे ही कलेक्ट किया जाता है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, अभी वो पेपर आउट हो गया ना किस चीज का, नीट, 2-4 बच्चे बहुत खुश हैं, अपने पापा बोले इसलिए हम नहीं दे रहे थे पेपर, नंबर आया 88,720 में से। देखा, ये सब धांधेबाजी हुई है, मेरी आंसर शीट रिप्लेस हो गई होगी, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अब यहाँ पे जांच किसको दे दी गई है? CBSE को नहीं दी गई है। ये तो एकदम डर गया बेचारा, पहले मेरे पास आया तो ऑफर जांच करने के लिए, मैंने भैया मैं तो बिजी हूँ क्लास में, तुम ये CBSI वालों से करा लो, CBI वालों को तनख्वाह मिलती है, हमें कौन तनख्वाह मिलती है? तो अब पता लग ही जाएगा। एक सेंटर में जो 8 बच्चे थे, ऐसे 2-4 सेंटर में किसी एक का होता था, इतना टफ एग्जाम होता है ये। तो अब वो ना पाएंगे, पक्का पैसा भी गया, क्योंकि जो पैसा लिया था लिखा पढ़ी में तो होता नहीं है। चलिए, मैं बोल रहा था कॉमर्स ले लो सही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बट सब कॉमर्स ले लेंगे तो पता लगा मर गए, इलाज ही नहीं हो पाया। डन दिस चिल्ड्रन? चलिए, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लोगों ने लिख लिए प्रिकॉशंस, चल सकते हैं आगे। डिफरेंसेस चिल्ड्रन, किसमें आपको ज्यादा बड़ा कवरेज एरिया का सो कॉल्ड मिलता है चिल्ड्रन? गलत जवाब। आप कहां पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाला कहां पे चलेगा? लिमिटेड एरिया। समझना? क्या बर्थडे पार्टी है, 15 लोग को आना है, मेरे नाम पे पहले नालायक क्रॉस लगा दिए है, तो फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट अगर शादी का कार्ड है तो सर व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे, भंडारा है 7 बजे से, 101 रुपए लेके चले आना। पहले आपने 101 रुपए लिए, उनको कार्ड दे दिया, फिर मशीनें हैं, स्वाइप करेंगे तो खाना गिरेगा। समझ में आ गया? पता लगा सैलरी 90 रुपए का था, अब पैसा खत्म, OTP आ नहीं रही है, जाओ नमस्ते, या चुरमुरा है, या वो दाल वाले में फ्यूम्स आ रही है, बस सूंघ लो उसको। चलिए, ओरिजिनलिटी कहां पे होगी बच्चों ज्यादा? यहां पे भी होगी बट उतनी ज्यादा नहीं होगी। कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा? डायरेक्ट। और कम रिलायबल कौन सा होगा? नॉन रिलायबल ना लिख के चले आना, लेस रिलायबल, ये नॉन रिलायबल से थोड़ा ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसे घर में आपने सुना होगा पापा मम्मी हमेशा डांटते ही रहते हैं, क्यों? सच्चाई बताऊं, काम धाम कोई है नहीं। पहले घर की लेडीज काफी बिजी रहती थी, 2 घंटा तो चटनी बनाने में जाता था सिलबट्टे पे, डुर डुर डुर, 4 मिनट में चटनी बन गई, आटा भी गूंद गया। हफ्ते में 2 दिन तो खाना बाहर चला आता है, एनर्जी कहाँ लगाए हैं? चलो बच्चों को थोड़ा सूता जाए।
इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? और पापा क्या बोलते हैं बार बार? ना पढ़ो ना पढ़ो, आना दुकान पे बैठना। वो चाहते हैं कि तुम दुकान पे ना बैठो, ना पढ़ो तो दुकान पे बैठोगे, मतलब पढ़ना सुपीरियर और दुकान पे बैठना इंफीरियर। छोटा भाई बहुत मजे ले रहा है, छोटी बहन बहुत मजे ले रही है। अच्छा है कहीं बाहर निकल जाएगा पढ़ लिख के, सारा साम्राज्य मेरा। जैसे मैंने अपने घर के सारे छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, कॉमर्स 7-8 थे, सब कहीं नौकरी वोकरी कर रहे हैं। बाकी अब आप समझ ही सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चाल चली थी मैंने उनके साथ। चलिए, तो समझ में आ गया। तो जब भी घर वाले डांटे तो समझ लीजिए बच्चों, डांट नहीं रहे हैं, वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है बेसिकली, क्या उनकी जिम्मेदारी। तो लड़कों को इसलिए डांट पड़ती है ताकि मम्मी को बहू से सुनना ना पड़े। सासू माँ मेरे कुछ ना बोलिए, ये जैसा कुपूत आपने पैदा किया है ना, यही बार बार बोलता है चलो घूमने चलो, चलो घूमने चलो। ऑफिस से इसलिए जल्दी आ रहा है, मेरा को तो घूमने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। इसीलिए कहता हूं पढ़ लिख के विदेश चले जाओ, दूसरे देश चले जाओ, माँ बाप से थोड़ा दूर हो जाओ, घूमो टहलो, मम्मी कुछ नहीं। फिर पैसा कमा के वापिस आना है, सब नहीं आए तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी फिर। समझ में आ गया? तो जब भी आपको डांट पड़े तो आप दलितर नहीं है, लेस लायक है। क्या है? लेस लायक। इज दैट क्लियर? चलिए, और कभी पापा मम्मी को डांट को दिल पे मत लिया करिए बच्चों। पता लगा हार्ट अटैक हो जाए तो दादी माँ के साथ साथ आपकी दवाई चालू हो गई, खर्चा और बढ़ जाएगा। यहां से सुने और यहां से बाहर। क्या बनना है आपको? चिकना घड़ा। व्हाट? चिकना घड़ा। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? और नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, वही सब्जी बेचेंगे घर के बाहर ठेला लगा के। चॉइस इज योर्स। चलेंगे बच्चों? ज्यादा महंगा कौन सा है भाई? काहे? बिकॉज लिमिटेड एरिया में आपको लोगों को विजिट कराना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटर को खुद जाना पड़ेगा। ये इकोनॉमिकल क्यों है? ये उस तरह का डेटा है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने साबुन की डिमांड चेक करने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर या हल्दीराम अपनी नमकीन की डिमांड चेक करने के लिए IOI यूज करेगा, तो आपका विचार एकदम गलत है। दे विल ऑलवेज यूज डायरेक्ट या कोई और। तो इनडायरेक्ट ये पुलिस इंफॉर्मेशन वगैरह शादी ब्याह के रिश्ते में बस यहीं पे यूज किया जाता है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो आपके स्पोर्ट्स टीचर चाहते हैं कि भाई बेस्ट एथलीट स्कूल में कोई मिल जाए, तो 2-4 बच्चों से पूछा जरा ढूंढो, देखो खबर लगाओ बेस्ट एथलीट कौन है, उसको स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स टीचर? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? झटपट लिखने बच्चों, झटपट। यस सर। अगला मेथड क्या आ गया बच्चों? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स। थोड़ा सा स्क्रीन हेजी होगी, बट एग्जाम्पल लिख लीजिए चिल्ड्रन। फॉर न्यूज कलेक्शन, ये मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है चिल्ड्रन न्यूज कलेक्शन के लिए। अगर न्यूज़पेपर कभी आपने पढ़ा हो तो वहां पे लिखा था ना कॉरेस्पॉन्डेंट हिंदुस्तान टाइम्स HT, कॉरेस्पॉन्डेंट TUI टाइम्स ऑफ इंडिया। पहले इन कॉरेस्पॉन्डेंट्स का नाम लिखा जाता था, बट अगर ये कभी कोई सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन लाके देते थे तो इनकी जान पे खतरा आ जाता था। तो अब इसको कलेक्टिव नाउन दे दिया गया, कॉरेस्पॉन्डेंट HT। लाइकवाइज चिल्ड्रन, नहीं समझे बात को? पक्का? सो यहां पे लोकल एजेंट्स या कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। मान लीजिए मिस्टर मुंशी, ये सो कॉल्ड पर्टिकुलरली दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन एक एरिया है टुवर्ड्स मालवीय नगर, वहां पे लगा दिया गया कि भाई यहां पे जितनी भी क्राइम की न्यूज होगी ये आपको कलेक्ट करनी है। अब ये अगर किसी न्यूज एजेंसी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तो ये उन्हीं को न्यूज देंगे, बट अगर ये प्राइवेट जर्नलिस्ट हैं तो ये न्यूज 4-5 न्यूज हाउसेस को भी बेच सकते हैं। तो इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया वो प्राइमरी ही है बच्चों, वही न्यूज उठा के इन्होंने न्यूज़पेपर एजेंसी को दे दी, वो भी प्राइमरी है। जब वो पेपर में छपा और वहां से किसी ने लिया, तब उसके लिए जिसने उसको लिया क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? सबको क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फीचर्स में लिखना पड़ेगा। पहला मेरिट चिल्ड्रन, एंड व्हाट इज द फर्स्ट मेरिट? रेगुलर इंटरवल्स पे ये कलेक्ट होगा। कब कलेक्ट होगा? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में चिल्ड्रन। वहां पे रेगुलर इररेगुलर की बात नहीं की जाती, वो नीड बेस्ड था, ये रेगुलर रहेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का?
हर संडे को आपके घर में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली या बृहम मुंबई बेस्ट जिसको बोलते हैं, हर संडे को सर्वे होता है। हर 10 में से 2 घरों का सर्वे किया जाएगा कि भाई जो कूड़ा कलेक्ट करने वाली एजेंसी है वो सही से काम कर रही कि नहीं कर रही है। तो आप इसे इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट बोल देंगे। कभी कभी वंस इन अ ब्लू में इन्वेस्टिगेटर चलाया पूछने तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, बट उसने लोग लगा दिए मोहल्ले में, देन इट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको बच्चों स्टेटमेंट इस तरह के दे देंगे और पूछेंगे ये कौन सा सर्वे का मेथड है, तो अगर आपने इन डेप्थ स्टडी नहीं की होगी तो हम निपट जाएंगे वहां पे। तो एमसीक्यू उतना आसान नहीं होता जितना स्कूल लेवल पे बनाया जाता है प्रैक्टिकली। ओके, वहां एकदम गांधी जी की आत्मा आ जाती है, चारों आंसर देखने में एक ही जैसे लगते हैं आपको। खोपड़े में बात गई। आपने शायद इस बात को बोर्ड एग्जाम में महसूस किया होगा कि स्कूल का क्या लेवल था और बोर्ड का क्या लेवल है। कभी कभी ऐसा भी होगा बोर्ड में इजी आ जाएगा, स्कूल में बहुत डिफिकल्ट। चलिए, सो एजेंट्स कलेक्ट करते हैं डेटा चिल्ड्रन और किसको भेज देते हैं? इन्वेस्टिगेटर को चिल्ड्रन। समझ में आ गया? अब यहां पे मत सोचिएगा कि सर ये एजेंट ने कलेक्ट किया तो प्राइमरी और इन्वेस्टिगेटर को दे दिया तो सेकेंडरी, ऐसा नहीं है। तो ये जो एजेंट्स है ना चिल्ड्रन, ये बेसिकली थर्ड पार्टी तब होंगे अगर ये इंडिविजुअली प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। तो अगर न्यूज़पेपर कंपनी ने इनको नौकरी दी हुई है तब ये थर्ड पार्टी नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो अगर मैं एक प्राइवेट जर्नलिस्ट हूं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, पायनियर और फाइनेंशियल एक्सप्रेस इन सब को फाइनेंस का डेटा सप्लाई करता हूं, आई एम अ प्राइवेट जर्नलिस्ट, तो मैं थर्ड पार्टी हो गया। बट अगर मेरी नौकरी है हिंदुस्तान टाइम्स में, इकोनॉमिक टाइम्स में, देन आई एम नॉट अ थर्ड पार्टी। बट दोनों केस में हम एजेंट हो सकते हैं, दोनों केस में हम एजेंट हो सकते हैं। तो एजेंट कौन होता है कानूनन? एजेंट वो होता है जो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में रिश्ता एस्टैब्लिश करता है। तो अगर आपके पापा की दुकान पे कोई नौकर है और पापा ने उसको राइट दिया है सामान बेचकर पैसा लेकर देने का, तो वो पापा का क्या हो गया? एजेंट। तो कस्टमर थर्ड पार्टी, वो नौकर जो है जिसको पापा ने राइट्स दिए हुए हैं वो एजेंट, और पापा प्रिंसिपल। सर स्कूल का प्रिंसिपल? अरे ना भैया, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में जो मिडलमैन होता है, जो उनके बीच में रिश्ता क्रिएट कराता है, ही इज द एजेंट, प्रोवाइडेड आपने उसको राइट्स दिए हैं, आपने उसको राइट्स दिए हैं। बट नौकर सिर्फ सामान देगा कस्टमर को, पैसा लेकर पापा ही कैश बॉक्स में डालेंगे, तो फिर वो नौकर एजेंट नहीं है। समझ गए? पक्का? जैसे मेरे को जूम का सब्सक्रिप्शन खरीदना है, अब जूम वाले या तो अपनी वेबसाइट पे डायरेक्टली मेरे को सब्सक्रिप्शन बेचें या मैं अमेजोन के थ्रू खरीद लूं। नहीं समझे? तो अमेजोन क्या बन जाएगा? मिडलमैन, एजेंट बन जाएगा। नहीं समझे? तो वुडलैंड के शोरूम में जाके आपने शूज खरीद लिए, पापा ने कहा चलो खरीद लो, पहनने के भी काम आ जाएंगे, तो यहां पे कोई एजेंट नहीं है। बट अगर आपने XYZ शू स्टोर से वुडलैंड का जूता खरीदा, तो वुडलैंड वाले प्रिंसिपल, आप थर्ड पार्टी, और वो XYZ शू स्टोर उनका एजेंट हो गया। नहीं समझे? पक्के? अस्पताल में कोई जमा हुआ, निपट गया, तो अस्पताल वाले उसको भगवान तक पहुंचाने के एजेंट थे। इज दैट अंडरस्टूड? एंड द थर्ड पॉइंट चिल्ड्रन, ये मेथड अल्टीमेटली कौन अडॉप्ट करता है? 99% बोलना गलत होगा, दे आर द न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एजेंसीज चिल्ड्रन। और किस तरह का डेटा इनको मिलता है इनसे? डेटा रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, डेटा रिलेटेड टू बिजनेस, डेटा रिलेटेड टू द प्रिवेलिंग प्राइसेस, डेटा रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल थिंग्स, डेटा रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल आउटपुट, एंड डेटा रिलेटेड टू व्हाट चिल्ड्रन? स्टॉक मार्केट। खोपड़े में बात गई। तो आपने बच्चों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम तो सुना ही होगा, जो लोग मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास करते हैं वो जानते भी हैं। नट शेल में सबको बताता हूँ एनएससी होता क्या है। जैसे अमेजोन पे कुछ लोग सामान बेचने आते हैं और कुछ लोग सामान खरीदने जाते हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ लोग किसी कंपनी का शेयर बेचने आते हैं और कुछ लोग किसी कंपनी का शेयर खरीदने आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? और शाम को जब 3:50 पे मार्केट बंद होती है, 4:30 के बाद से बच्चों सारा डेटा प्रोसेस होके डाउनलोड के लिए तैयार रहता है। कुछ डेटा फ्री होता है, कुछ पेड होता है। तो कंपनीज इस डेटा को खरीदती हैं और अपने न्यूज़पेपर में छाप देती हैं, क्योंकि जिस जमाने में इंटरनेट नहीं था ये डेटा मैनुअली जाया करता था। कैसे? मैनुअली, और न्यूज़पेपर इसको छापा करते थे। फिर आजकल तो ऑटोमेटिक है, तो ये साइट से डाउनलोड करते हैं डेटा। सर होता क्या है ये डेटा? इस डेटा को फाइनेंस की भाषा में भाव कॉपी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? भाव कॉपी। हर शेयर हाईएस्ट किस दाम पे आज बिका, क्या उसका लोएस्ट दाम था, सवेरे कितने बजे पहली डील हुई, शाम को कितने बजे आखिरी डील हुई, कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे और बेचे गए,
क्या सो कॉल्ड परसेंटेज चेंज आया वगैरह वगैरह सारी न्यूज। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास ये डेटा होता है, वो डेटा न्यूज़पेपर कंपनीज को कुछ फ्री में देते हैं, कुछ बेचते हैं। तो वहां से डेटा जब इनको मिलता है तो न्यूज़पेपर वाले इसको प्राइमरी ही बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे? क्योंकि एनएससी जो है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो सप्लायर ऑफ डेटा है। क्या है वो? तो एनएससी एक तरह का रिस्पोंडेंट हो गया। एनएससी एक तरह का रिस्पोंडेंट। सर डेटा क्यों छापा जाता है न्यूज़पेपर में? भाई आपके पापा ने रिलायंस का शेयर खरीदा, अब उनके पास इतना टाइम थोड़ा, दिन भर इंटरनेट पे देखेंगे, तो अगले दिन अखबार में पता लग जाएगा कि कल वो शेयर कितने में बाय सेल हुआ था और उन्होंने कितने में खरीदा था, ये भी उनके पास है। तो पता लग जाएगा सेम डे उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो न्यूज़पेपर कंपनी ये डेटा आपको देती है। अभी तक ये डेटा प्राइमरी है, चल रहे हैं। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तब वो डेटा होगा। अगर पढ़ के छोड़ दिया तो इंफॉर्मेशन होगा। ये कंप्यूटर के टीचर ने बताया हुआ इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या फर्क होता है। कौन सी चीज प्रोसेस्ड होती है बच्चों? डेटा। और कौन सी चीज रॉ होती है? इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? तो जब तक वो न्यूज़पेपर में आपके काम का नहीं बन जाता तब तक वो आपके लिए डेटा नहीं है। तो कुछ लोग मार्केट में उस चीज को पढ़ते हैं और करते हैं टीए। क्या करते हैं? टीए मतलब टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट? तो मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूं कि जुलाई के महीने के पहले जून में गोदरेज का शेयर अगर आप खरीद लें और अक्टूबर नवंबर में बेच दें तो फायदे में रहेंगे। क्यों सर? क्योंकि मैंने देखा है कि इस सीजन में उनके शेयर का प्राइस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है सर? भाई वो एक वो रोल ऑन बनाते हैं ना, मच्छर भगाने वाला, और बरसात के सीजन में मच्छर ज्यादा, तो मच्छर के काटने का प्रकोप भी ज्यादा, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने का इंटेंशन भी लोगों का, सेल बढ़ेगी उस प्रोडक्ट की, गोदरेज का प्रॉफिट बढ़ेगा, गुड नाइट का प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो लोगों को ज्यादा डिविडेंड देना चाहेंगे, तो लोग कहेंगे बेटा खरीद लो शेयर, दाम बढ़ेगा कल को बेच लेंगे। नहीं समझे? तो अगर आप किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल डेटा लें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लें और एनालिसिस करें, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट? फंडामेंटल। और मार्केट के प्राइसेस के हिसाब से जब आप इसको देखें तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये दो तरह का एनालिसिस होता है। समझ में आ गया? मान लीजिए सक्षम भाई के लिए रिश्ता आया है, बड़ी घरेलू टाइप की बिटिया है, लड़की है, मतलब बड़ी पढ़ी लिखी है। हमको इससे कोई मतलब नहीं पिताजी, पहली बात समझ लीजिए, मिनिमम मर्सिडीज बेंज 2 गाड़ी चाहिए, एक सर के लिए एक अपने लिए। तो ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है और मम्मी ने क्या किया? फंडामेंटल एनालिसिस कि लड़की का चाल चलन कैसा है। बेटा वो सो कॉल्ड हमेशा अच्छे कॉलेज में गई है पढ़ने, कभी होटल होटल रेस्टोरेंट गई नहीं, कभी सफेद पुड़िया भी नहीं सूंघी है। समझ में आ गया? और गाड़ी भी नहीं थी उसके बाद, आवारा लोफर तरह घूमी भी नहीं है, बड़ी सुशील लड़की है। ये उसका फेसबुक प्रोफाइल देखिए, ये तुम्हारी सुशील लड़की है, देखो 1:30 बजे पब में पार्टी करी सुशील लड़की तुम्हारी। मम्मी कहे हाय 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 हाय, तू बेटा खुद ही पसंद कर ले जो तेरे को चाहिए। तो सक्षम जी क्या कर रहे हैं? टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। समझ में आ गया? मम्मी क्या कर रही है बायोडाटा देख के? फंडामेंटल एनालिसिस। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? भाई सौरभ सर बहुत होमवर्क देते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस है। इतना ठोकते हैं होमवर्क करने पे कि गधा भी होगा तो 75-80% तो ले ही आएगा। ये क्या हुआ? टेक्निकल। तो माय आर्ट ऑफ टीचिंग इज फंडामेंटल एनालिसिस। एवरी टीचर टीचर्स फंडामेंटल, बट सूद सूद के होमवर्क करवाना कैसे नहीं करो, जान निकालने तुम्हारे नहीं करोगे तो इज दैट क्लियर? वापस जान डाल देंगे तुम्हारे अंदर। दैट इज व्हाट? टेक्निकल एनालिसिस। इज दैट अंडरस्टूड? चलो सबको समझ में आ गया बच्चों? ये चलिए, तो इसका सूटेबिलिटी वगैरह मैं आपको अगले लेक्चर में समझा दूंगा।